प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका का संविधान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज उसी क्रम में हम बात करेंगे अमेरिका की न्यायपालिका की। अर्थात अमेरिका में न्यायपालिका का क्या संगठन है और अमेरिका की न्यायपालिका को जो वहाँ पे अधिकार दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि जुडिशियल रिव्यू, भारत के संविधान में भी वहीं से वो ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान में एक श्रेष्ठ उदाहरण है न्यायिक पुनरावलोकन का, और वहीं से भारत के संविधान में एक तरह का आयात किया गया है। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज इसके ऊपर अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। न्याय व्यवस्था का अमेरिकी शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान के अनुसार न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन अन्य न्यायालयों में निहित होगी जिनकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस के द्वारा समय समय पर की जाएगी। अमेरिकी न्याय व्यवस्था दोहरी न्याय व्यवस्था है, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में दो प्रकार के न्यायालय समानांतर रूप में कार्य करते हैं। एक और संपूर्ण संघ में लगभग 100 जिला तथा अपीलीय न्यायालय हैं जो संघीय न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनका मूल उद्देश्य संघीय कानून की रक्षा करना होता है। दूसरी ओर सभी घटक राज्यों में अपने न्यायालय हैं जिनका उद्देश्य राज्य के कानून की रक्षा करना होता है। वस्तुतः यह दोहरी न्याय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था का परिणाम है। अनेक परिस्थितियों में संघीय न्यायालयों तथा राज्यों के न्यायालयों के मध्य विवाद हो जाता है, क्योंकि विवाद का विषय संघीय व राज्य दोनों कानूनों से संबंधित हो सकता है। अब देखिए, संघीय न्यायालय का गठन जो होता है वो संघीय न्यायालय इस प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप होता है जिला न्यायालय। अमेरिका की संघीय न्याय व्यवस्था का निम्नतम न्यायालय जिला न्यायालय कहलाता है। ये जिला न्यायालय कांग्रेस के द्वारा 1789 में स्थापित किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में को 95 जिलों में बांटा गया है। प्राय विभिन्न राज्य जिलों के आधार पर विभाजित है। कुछ राज्यों में एक से अधिक जिले हैं। इन जिला न्यायालयों में 758 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें 204 पूर्णकालिक तथा 457 अंशकालिक पदों पर हैं। इनका क्षेत्राधिकार प्रारंभिक होता है तथा इन्हें ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। इन न्यायालयों में वे विवाद आते हैं जो संघीय कानून के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं। चूंकि संविधान दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में जूरी द्वारा निर्णय का अधिकार प्रदान करता है, अतः जिला न्यायालय में प्राय जूरी उपलब्ध होती है। न्यायाधीशों की संख्या 1 से 24 तक हो सकती है। जिला न्यायालयों के मामलों में अपील न्यायालय जिला न्यायालयों के मामलों में अपील उच्च संघीय न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय तक की जा सकती है। इस प्रकार अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जिला न्यायालय निम्नतम स्तर पर है। दूसरा जो सेटलमेंट है वो है संघीय अपील न्यायालय। जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालय होते हैं, जिन्हें सर्किट कोर्ट भी कहा जाता है। वर्तमान में कार्यरत संघीय अपील न्यायालयों की स्थापना 1891 में की गई। प्रारंभ में अपील न्यायालय 10 थे, पर बाद में इन्हें बढ़ाकर 12 कर दिया गया। अब संघीय अपील न्यायालय का कार्यभार पर्याप्त बढ़ गया है, क्योंकि जिला न्यायालयों में आने वाले अधिकांश मामलों की अपील इन्हीं न्यायालयों में होती है। अधीन न्यायालयों की अपील के अलावा ये न्यायालय कतिपय प्रशासनिक एजेंसियों जैसे अंतर्राज्यीय वाणिज्य कमीशन तथा संघीय व्यापार आयोग आदि के आदेशों का पुनरावलोकन कर सकते हैं। विशिष्ट संघीय न्यायालय। उपरोक्त दो प्रकारों के अलावा अमेरिका में 3 विशिष्ट संघीय न्यायालय भी हैं। पहला है सीमा शुल्क न्यायालय। सीमा शुल्क अधिकारियों के निर्णय संबंधित विवादों को सुनता है। ये विवाद प्राय आयात पर लगाए गए शुल्क से संबंधित हो सकते हैं। सीमा शुल्क तथा पेटेंट अपील न्यायालय। यह न्यायालय अमेरिका के पेटेंट कानून से संबंधित अपील तथा अमेरिकी टैरिफ कमीशन द्वारा आयात में होने वाली अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करता है। तीसरा है दावा न्यायालय। इस न्यायालय का प्रमुख कार्य सरकार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लगाए गए दावों की जांच करना है। अन्य संघीय न्यायालयों के समान इन न्यायालयों में के विवाद में भी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका में वो है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक भूमिका रही है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल के काल में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। इसने अमेरिकी शासन व्यवस्था के मूल आधार संघीय व्यवस्था तथा शक्ति पृथक्करण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय का संगठन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अंतर्गत की गई। प्रारंभ में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 6 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 9 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की परामर्श एवं सहमति से की जाती है। संविधान द्वारा न्यायाधीशों के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई, तथापि व्यवहार में उच्च कोटि के विधिवेताओं, अधिवक्ताओं, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम ही इस पद के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन के लिए है। वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें देशद्रोह तथा घूसखोरी जैसे गंभीर अपराधों पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन समय समय पर कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। इस प्रकार यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति संयुक्त रूप से राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के द्वारा की जाती है, तथापि आजीवन नियुक्ति तथा कार्यकाल में वेतन में कोई कटौती नहीं होना, ये 2 कारक न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रक्रिया के दबाव से स्वतंत्र बनाते हैं। 70 वर्ष की आयु होने पर यदि न्यायाधीश ने 10 वर्ष कार्य किया है तो उसे आजीवन पूर्ण वेतन के साथ अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। ये देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय का संगठन हो गया। कुल आज की डेट में कुल 9 न्यायाधीश है वहां पे, चीफ जस्टिस के सहित। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन अक्टूबर से प्रारंभ होता है तथा मई अथवा जून से अवकाश पर रहता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। न्यायालय की कार्यविधि में सोमवार को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सोमवार को न्यायालय अपने महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करता है, इसलिए इसे निर्णय का दिन भी कहा जाता है। सोमवार से बृहस्पतिवार नित्य न्यायालय की औपचारिक बैठकें होती हैं तथा शुक्रवार को न्यायाधीश बंद कमरों में सप्ताह भर विचार किए गए मामलों पर पुनः विचार करते हैं। इन बैठकों पर उच्च न्यायाधीश अध्यक्षता करता है। सर्वोच्च न्यायालय सामान्य बहुमत से विवादों का निपटारा करता है तथा 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश यद्यपि सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करता है, तथापि वह मतदान अंत में करता है। कोर्ट के बहुमत के निर्णय के साथ अल्पमत के विचार भी प्रकाशित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों का निपटारा करता है, अपितु यह भी बताता है कि कोई निर्णय क्यों लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के खंड 2 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। अब कौन कौन से क्षेत्राधिकार ये देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ही पहली बार विवाद की सुनवाई करता है तथा यह विवाद किसी अन्य न्यायालय में नहीं उठाया गया हो। संविधान के अनुसार वे सभी मामले जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष हो, एक या एक से अधिक राज्य प्रतिवादी हो, एक पक्ष राज्य सरकार हो तथा दूसरा पक्ष दूसरे राज्य का नागरिक हो, जिनमें राज्य सरकार के विरुद्ध विदेशी सरकार या अन्य उसके नागरिक प्रतिवादी हो, वे विवाद जो राजदूतों, मंत्रियों तथा वाणिज्य दूतों से संबंधित हो, वे मामले जिनमें एक से अधिक घटक राज्यवादी प्रतिवादी हो, वे सब मामले सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है तथा अधीनस्थ संघीय न्यायालयों की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अधिकांश मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ आते हैं कि विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कतिपय संघीय कानून अथवा संधि को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार मूलतः उन मामलों तक सीमित है जिनमें संघीय संविधान का प्रश्न सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अन्य मामले भी अपील के द्वारा लाए जाते हैं, तथापि उन पर विचार करना न करना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। प्राय जितनी अपील दायर की जाती है उनमें 20% की सुनवाई ही
सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अनेक तकनीकी आधार होते हैं जिनकी वजह से वह किसी केस की सुनवाई से मना कर सकता है। अमेरिका के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वर्णन किया गया है, किंतु संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करने तथा संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार प्रदान करता है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संविधान, कानून व संधियों के अधीन उत्पन्न होने वाले मुकदमों की सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है तथा उसी संदर्भ में संविधान की पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। अर्थात यदि न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई विधेयक अथवा नीति संबंधी कोई निर्णय संविधान के विपरीत लगता है तो न्यायालय उस विधि अथवा निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय की यही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानी जाती है। अपनी इस शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सभी कानूनों, निर्णयों व संधियों का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है ताकि अमेरिका के संविधान का उल्लंघन नहीं हो तथा संविधान की पवित्रता बनी रहे। इस प्रकार पुनरावलोकन की यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह सरकार के अन्य दो अंगों, कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के कार्यों की मीमांसा करे। यदि किसी संघीय अथवा राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार अन्य संघीय न्यायालयों तथा घटक राज्यों के न्यायालयों को भी दिया गया है, तथापि संघीय संविधान के संदर्भ में किसी कानून की वैधता जांच करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। थैंक यू।